हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और मैं स्वराज सिंह। आपका आज जो टॉपिक है वो क्षेत्रवाद, रिकॉग्निलिज्म। रिकॉग्निलिज्म देखिए, क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद की अवधारणा क्षेत्र शब्द पर आधारित होती है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ क्रियाएं समाज के अन्य भागों से भिन्न हो रही है और नियमित रूप से काफी समय से, चाहे अलग अलग मात्रा में ही सही, चली आ रही है, तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र की संज्ञा दी जा सकती है। यानी कि हम इसे क्षेत्रवाद कह सकते हैं, है ना। यह हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद से जो है देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए प्रयत्नशील है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में क्षेत्रवाद का अर्थ संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा किसी छोटे क्षेत्र से लगाव या उसके प्रति विशेष भक्ति प्रदर्शित करना है। ये राजनीतिक रूप से। अब देखिए, क्षेत्रवाद के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारण, जोग्राफिकल जियोग्राफिकल जो है कारण क्या है। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत के अनेक राज्य बहुत विशाल आधार के हैं, आकार के हैं। यदि इन विशाल राज्य जैसे यूपी है, एमपी है, राजस्थान है ना, बिहार है, का बड़ा आकार है, इनको दो या दो से अधिक भौगोलिक इकाइयों में व्यक्त करने की प्रेरणा ये खुद ही देते हैं। तो ये भौगोलिक कारण है। दूसरा ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। देखिए, भारत में क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारण इतिहास है। भारत में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो उनमें अनेक पुरानी रियासतों का भी विलय कर दिया गया। आज भी राज्यों में सम्मिलित पूर्ण रियासतों के लोग यह अनुभव करते हैं कि यदि रियासत ही आज एक पृथक राज्य होती है तो वे लाभ की स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों से ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही क्षेत्रवाद की आवाजें उठ रही हैं। ठीक है ना। फिर है आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल। देखिए, आर्थिक कारण, भारत में आर्थिक विकास देश के लिए जो है सभी भागों में समान रूप से नहीं हुआ है, जिसके कारण आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र आगे निकल गए और कुछ बहुत पीछे छूट गए। ऐसी स्थिति में पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों में असंतोष व्याप्त हो गया और वे अपने विकास के लिए पृथक राज्य की मांग करने लगे हैं। तो ये आर्थिक कारण है। फिर है सांस्कृतिक कारण, कल्चरल। देखिए, सांस्कृतिक कारण, कुछ राज्यों में कई भाषा भाषी एवं संस्कृति के लोग निवास करते हैं। ठीक है ना, जिन्हें अपनी अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व है। वे अपनी भाषा और संस्कृति की अस्मिता को बनाए रखने के लिए अलग राज्य की स्थापना की मांग करते हैं। फिर है भाषा, लैंग्वेज। देखिए, जो भाषा, भारत का विशाल आकार होने के कारण यहाँ भाषाई विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। अनेक प्रकार की भाषा यानी कि बोली जाती है। यही कारण कि पृथक भाषा के आधार पर पृथक राज्यों की मांगे यहाँ के जो है लोग करते रहते हैं कि भाई हम इस भाषा के लोग हैं तो हमारा अलग क्षेत्र होना चाहिए हमें भाषा के आधार। फिर है जाति। देखिए, कास्ट, भारत में जाति आधार पर भी क्षेत्रवाद पनप रहा है। जिन क्षेत्र में किसी एक जाति की प्रधानता रहती है वही क्षेत्रवाद आंदोलन उभर कर सामने आने लगता है। फिर है राजनीतिक, पॉलिटिकल। देखिए, क्षेत्रवाद के लिए एक प्रमुख कारण राजनीति है। जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग यह सोचने लगते हैं कि उनके क्षेत्र को पृथक राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो राजनीतिक सत्ता उस पर उनका अधिपत्य हो जाएगा, तो वे पृथक राज्य स्थापित करने की मांग करने लगते हैं। ये राजनीतिक कारण। देखिए, क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट ऑफ रेगियोनलिज्म। देखिए, क्षेत्रवाद के जो है दुष्परिणाम, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तनाव और संघर्ष, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रीजन्स। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तनाव और संघर्ष, संकीर्ण जो क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप भारत के जो है ना विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष एवं तनाव पैदा हुआ है।
क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की जनता केवल अपने ही हितों या स्वार्थों को सर्वोच्च स्थान देते हैं, दूसरे क्षेत्रों के हितों या स्वार्थों को नहीं। तो ये दुष्परिणाम है। दूसरा, भाषाई आंदोलन, लैंग्वेज मूवमेंट, लैंग्विस्टिक मूवमेंट। देखिए लैंग्विस्टिक मूवमेंट क्या है कि भाषाई आंदोलन। भारतीय संविधान के निर्माताओं के सामने एक प्रश्न यह भी था कि देश की राष्ट्रभाषा कौन सी हो और उसको किस लिपि में लिपिबद्ध किया जाए। काफी सोच विचार के पश्चात जो है हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, किंतु दक्षिण प्रांत के लोग किन्हीं हिंदी का विरोध करने लगे क्योंकि वे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता नहीं देते। ठीक है ना। फिर स्वार्थी नेतृत्व, सेल्फ लीडरशिप, सेल्फिश जो है लीडरशिप। देखिए स्वार्थी नेतृत्व एवं संगठन का विकास जो हुआ है, क्षेत्रवाद का एक दुष्परिणाम यह है कि देखने में आया कि उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नेता और संगठन उभर कर आते हैं और जो जनता की भावनाओं को भड़काकर अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए वचनबद्ध होते हैं और न ही राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है ना वो राष्ट्र का हित सोचते, ना ही वो समाज का हित सोचते। ठीक है ना, बस वो निहित स्वार्थ सोचते अपना। ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता को खतरा। देखिए टू नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए राष्ट्रीय एकता को कैसे खतरा है। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष और तनाव राष्ट्रीय एकता की समस्त धाराओं मान्यताओं पर कुठाघात करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जो है क्षेत्रों के लोगों में सभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी स्वशासन को लेकर, कभी भाषा को लेकर या पृथक राज्य की मांग को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव पैदा होते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक होते हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता को खतरा है। फिर राष्ट्रीय झगड़े। देखिए भारत में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति अपने हितों की पूर्ति को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के मध्य झगड़े के रूप में भी हुए हैं। ये झगड़े प्राय सीमा विवाद या नदियों के जल के बंटवारे को लेकर अधिक हुए हैं। यहाँ तक कि इन झगड़ों के कारण राज्यों के मध्य उग्र मतभेद एवं तनाव भी बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय स्रोतों के प्राप्त करने के विषय में राज्यों के मध्य एक प्रकार की होड़ सी देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो है ना विचारों में मध्य प्रदेश जो विवाद है, इनमें मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के जो बंटवारे का विवाद मुख्य है ये। ठीक है ना। फिर केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव, टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। देखिए भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद केंद्र और राज्य के मध्य झगड़ों के रूप में भी अभिव्यक्त हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों ने केंद्र के निर्देशों को मानने से मना कर दिया और अपने स्वतंत्र होने का परिचय दिया। इससे केंद्र और राज्यों के संबंध में काफी तनाव पूर्ण हो गए। और देखिए उदाहरण के लिए जो है 18 सितंबर 1968 को केंद्र सरकार के कर्मचारी की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को कुछ निर्देश दिए थे, किंतु केरल की वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री नंबूदिरीपाद ने केंद्रीय अध्यादेश को श्रमिक विरोधी बतलाते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया था। तो केंद्र और मध्य राज्य के मध्य तनाव भी इसका एक कारण है। फिर राज्यों की स्वायत्तता से मांग। देखिए भारतीय जो है संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार को अपार शक्तियों से विभूषित किया गया है। यहाँ तक कि अविशिष्ट शक्तियों जो सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था में संघीय इकाइयों के पास रहती है उन्हें भी केंद्र को ही सौंप दिया गया है। इस कारण पिछले कुछ वर्षों से राज्य, विशेषकर वे राज्य जहाँ उस दल की सरकारें नहीं रही जिसकी केंद्र में रही है, यह मांग करते आ रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनः विचार किया जाए और राज्यों की ओर से को और अधिक प्रशासन के वित्तीय शक्ति सौंपी जाए ताकि वे स्वायत्त शासन संस्था बना सके। ठीक है ना। तो ये थे इनके कारण। अब क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय। देखिए क्षेत्रवाद को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास। देखिए
केंद्र सरकार को ऐसी नीति निर्माण करनी चाहिए जिससे कि उसके क्षेत्रों को संतुलित आर्थिक विकास हो सके, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संघर्ष एवं तनाव समाप्त किया जा सके। जनता को समान आर्थिक सुविधा प्रदान करना चाहिए। देखिए, सभी क्षेत्रों की जनता को समान आर्थिक और वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनमें ईर्ष्या की भावना ना पनप सके। फिर है क्षेत्रीय भाषा को समान महत्व। देखिए, केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रीय भाषा को समान महत्व देना चाहिए। एक भाषा को महत्व ना देकर सभी को समांतर महत्व देना चाहिए भाषा का। फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन समान रूप से करना चाहिए। देख, केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर है सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक संबंधी कार्यक्रम का महत्व। देखिए, जनसंचार के साधनों के माध्यम से सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक संबंधी कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाने चाहिए ताकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की सांस्कृतिक संस्कृति आदि के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सके और एक दूसरे के क्षेत्र के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित की जा सके। तो ये आपका क्षेत्रवाद था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।